बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं डिसाइफ़र। आज रमज़ान की 27वीं शब है और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग ही इबादत करना चाहते हैं और जो बरक़ात हैं वो हासिल करना चाहते हैं इस रात की। और इसी रात 27वीं रमज़ान को पाकिस्तान भी मारिज़ वजूद में आया था, तो हमारे लिए इसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है इस रात की। तो मौका मिले तो पाकिस्तान के हक़ में भी दुआ कीजिएगा और साथ साथ जो कुछ इस वक्त गज़ा में हो रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, उसके लिए उनके हक़ में भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी नुसरत फ़रमाए, उनको कामयाबी दे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे प्यारे मुल्क में भी हो रही हैं और बाज़ डेवलपमेंट्स को देखकर दुख भी होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल क्या है। लेकिन फिर सोचते यही हैं कि हम भी जब बड़े हो रहे थे तो बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है। क्रिटिकल जंक्चर, ये एक लफ्ज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज अब हम रिटायर हो गए और अभी भी यही लफ्ज़ हमें सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान एट ए क्रिटिकल जंक्चर ऑफ इट्स लाइफ। तो ये ना जाने, पहले भी मैं कहता रहूँ कि क्रिटिकल जंक्चर कब ख़त्म होगा और हम कहीं किसी सही सीधे रास्ते पे चलेंगे। तो बहरहाल ये एक सवाल है। तो आज इन तमाम इश्यूज़ पे डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। जहांगीर जदून साहब, इनको आप टेलीविज़न चैनल्स पे देखते रहे होंगे। ये फॉर्मर एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, इस्लामाबाद के माहिर क़ानून हैं। तो आज मैंने सोचा कि ज़रा इनसे इनकी दिल की बातें ज़रा सुने कि क्या सोचते हैं पाकिस्तान से मुताल्लिक़, और ख़ास तौर पे कानून को सामने रखते हुए जो इस वक्त हो रहा है हमारे मुल्क में, उस पर भी हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और इनका नुक्ता नज़र लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जदून साहब फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन डिसाइफर। व्हाट अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू। तो पहले तो ये बताइए कि 6 जजों ने इस ख़ास मौके पे वक्त पे ख़त क्यों लिख डाला जी जुडिशल काउंसिल को? ये बताइए पहले हमें, आपकी क्या अंदर की खबर क्या है? बहुत शुक्रिया। देखें, अब अंदर की खबर तो बाहर की खबर बन चुकी है। अच्छा ये ठीक आपने क्योंकि अंदर की खबर तो थी वो 23 में, उसमें बाद में फिर जो डेवलपमेंट्स हुई, तो ये मेरा हाल जो उनके कंटेंट्स बताते हैं उनके लेटर के, वो ये लगता है कि वो अभी कहते हैं ना, वो दीवार के साथ लगना, या वो इस कोई मजबूरी की हालत में उन्होंने ख़त लिखा है कि अब हम करें क्या। ओके ठीक है कि वो आपको पता है कि एक हमारे पहले जो हाई कोर्ट के जज थे शौकत सिद्दीकी, तो उन्होंने जब रावलपिंडी बार सेशन में वो एड्रेस किया, तकरीर थी बड़ी जो वायरल भी हुई, वो फिर वायरल हो गई, फिर मतलब अभी तक वायरल होती रही। तो फिर उस पे लोगों ने बड़ा मतलब क्रॉस द बोर्ड काफ़ी लोगों ने कहा जी कि इनको इस तरह की तकरीर वहाँ पे ओपनली जाके नहीं करनी चाहिए थी एक अदारे के ख़िलाफ़। लेकिन उसकी ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना उनकी एलिगेशन को डिनाई किया गया, उनको फारिग कर दिया, उनको फारिग कर दिया गया। फिर अल्टीमेटली आफ्टर 4-5 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि जी नहीं, वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में नहीं आता। तो ये इस खास जजमेंट के बाद ही इन 6 जजों जब वो जजमेंट आई है तो फिर वो बड़ी डिटेल जजमेंट थी। तो वो मेरे ख्याल में जज साहबान ने वो जजमेंट को ज़ाहिर पढ़ते हैं, जज भी, वकील भी, हम भी पढ़ते हैं। तो उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार अगर हम ख़त लिख देते हैं तो इट्स नॉट अ मिसकंडक्ट, लेट द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हम एक ओपिनियन तो लें कि इन हालात में हम क्या करें कि हम पे प्रेशर होते हैं, कोई ख़ास केस अगर पोलिटिकल नेचर का लगता है तो डिफरेंट। उन्होंने बल्कि आपको पता है कि एजेंसी का नाम भी उसमें ख़त में मेंशन किया है, वहाँ से लोग हमें नहीं। तो आप ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि ये जो 6 हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, इन्होंने ये ख़त जो लिखा है ये शौकत सिद्दीकी साहब के तजुर्बात को सामने रख के किया है कि इनके भी प्रेशर था इन लोगों पे भी? नहीं, मतलब ये नहीं कि प्रेशर था या नहीं था, मतलब इन पर प्रेशर था। तो उन्होंने कहा इस प्रेशर को हम डिस्पेल किस तरह करें, इस प्रेशर को बाहर किस तरह बयान करें कि हम प्रेशर पे हैं। ठीक है। अच्छा। उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को 1-2 दफ़ा उन्होंने लेटर में मेंशन किया हुआ है, बताया जी कि इस तरह की चीज़ें, जब इस तरह का केस आता है। एक जज का तो आपको पता है, उन्होंने लिखा जी हमारे जो ब्रदर इन लॉ है मेरा, उसको उठाया गया, फिर उसको एक रात भी महल में रखा गया, फिर उसको टार्चर भी किया गया। तो इस तरह की बड़ी संगीन किस्म की उन्होंने एलिगेशन लगाई हैं। तो उसमें उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा, चीफ जस्टिस ने कहा जी जो जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैंने उनके बाद से बात की है लेकिन आंदा नहीं होगा। लेकिन फिर वो कहते हैं उनकी बकौल उनके एलिगेशन है कि ये काम फिर भी होता रहा है। तो फिर उन्होंने कहा अगर हम इसी तरह शौकत सिद्दीकी साहब की तरह
अगर किसी बार एसोसिएशन में खिताब कर देंगे फिर कहेंगे ये मिसकंडक्ट कर दिए इन्होंने, फिर रेफरेंस फाइल कर देंगे। तो उन्होंने फिर एक मांगी अपनी राय मांगी सुप्रीम, हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फोरम नहीं है राय मांगने का। अच्छा, उनको आप समझते हैं कि जजेस को उनको नहीं लिखना चाहिए था? मतलब उनको अगर शिकायत थी तो वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट लिखते। अल्टीमेटली तो वही हुआ है ना, जस्टिस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो आउट हो गई है उसमें, तो उन्होंने कोई नहीं। अभी आप देखें फिर वो जो एक लंबी स्टोरी है वो तो आपको पता ही है। फिर फुल कोर्ट बैठी, फिर वो कमीशन मुकर्रर हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर आया, तो उस पर अल्टीमेटली जो चाहते थे कुछ लोग या कुछ सेक्शन ऑफ द जो पोलिटिकल एलिट है वो चाहते थे उनके मुताबिक। तो फिर चीफ जस्टिस साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो अपने तई क्यों उन्होंने केस सुओ मोटो क्यों इसको कंसिडर नहीं किया? वो जब वो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है तो मेजॉरिटी जजेस ने कहा जी कि क्योंकि जो एजेंसी जिनके एलिगेशन है वो इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एग्जेक्टिव है। तो अब देखें ना, कागज़ों में आप भी माशाल्लाह बड़ा आपका एक कैरियर है, डिप्लोमेसी में डिप्लोमेट रहे हैं, तो कागज़ों में तो CRPC में भी FIA पुलिस होती है, बाकी जहाँ पे भी जाओगे तो एग्जेक्टिव का मीन कि गवर्नमेंट, अब जितने भी इदारे हैं वो गवर्नमेंट के मुतहत हैं, कागज़ों में मुतहत हैं, अब प्रैक्टिकली नहीं है, यहाँ वो आपको बेहतर पता है मुझसे, आपने बड़ा एक्सपीरियंस गुजारा है। तो इसमें फिर उन्होंने कहा है कि लेट द प्राइम मिनिस्टर कम एंड वी कैन डिस्कस द मैटर विद द प्राइम मिनिस्टर। तो फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अब डिस्कशन की, तो उसने कहा ठीक है जी, हम जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है उसके तहत एक 1 मैन कमीशन अपॉइंट कर देते हैं और ऐसा शख्स हो जिस पे कोई उंगली न उठा सके, कम से कम। तो वही ऑब्वियसली चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं और बड़ा उनका मतलब कोई स्टिग्मा नहीं है उनके कैरियर पे या एज ए जज, तो उनको पॉइंट हुआ। फिर लोगों ने उसको कहा कि अगर 6 जजेस को वो लोग तंग करते हैं वकोल उनके, तो रिटायर्ड जज को नहीं तंग करेंगे, उसके साथ कितना कोऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हालांकि पावरफुल होता है, इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत स्ट्रेटजी पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब उनको पावर को एक्सरसाइज किस तरह करेंगे, किस तरह बुलाएंगे बंदे को, यही तो ऑपरेशन है। हालांकि हाई कोर्ट के जजेस के पास थोड़ी पावर है, वो तो आईनी अदालत है और करंट अदालत, रिटायर्ड भी नहीं है बिल्कुल, तो उनके पास वो उस वक्त IG को बुलाएं वो हाजिर हो जाता है, फेडरल सेक्रेटरी को बुलाया हाजिर हो जाता है ना। जिलानी साहब ने कहा भाई मैं प्रेशर इस वक्त नहीं लेता। फिर उन्होंने बकौल उन्होंने कहा जी अब मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ता, इससे बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस पे ले करे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने, तो भी आप क्या देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? सुप्रीम कोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट अभी उन्होंने ये भी अंदिया दिया लास्ट हियरिंग पे जी कि क्योंकि ईद की छुट्टियाँ आने वाली थी, तो ये होता है कि जब आखिरी 27वीं या 29वीं करीब होते हैं रमज़ान आखिरी अशरा, तो जजेस जो कराची या लाहौर के होते हैं उनको दे आर पोस्टेड टू द क्लोज टू देयर स्टेशन के, वहाँ पे ही बेंच करें, क्योंकि हमारी रजिस्ट्री वहाँ पे मौजूद होती है, लाहौर में भी कराची में भी। तो अभी उन्होंने कहा जी ईद के बाद एक हफ़्ता के लिए बेंच हमने ऑलरेडी कर दिए थे, तो उसके बाद कोई डेट अगले जो 20 से आगे कोई वीक शुरू होने वाला है, तो उसके बाद उन्होंने एक इंडिकेशन दी है जी कि वी मे कॉन्स्टिट्यूट अ फुल कोर्ट फॉर द हियरिंग ऑफ दिस केस, लुकिंग एट द इम्पॉर्टेंस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो कोई फर्क पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बैठती है, तो उन्होंने उस दिन भी रिमार्क्स दिए थे 2-3 जजों ने कि जी अब कितना अरसा हम रेत में अपना सर रख के बैठे रहेंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं इसका कोई तदारक कुछ हद-ए-बाब होना चाहिए। तो ये हमारी हिस्ट्री है, 76 ईयर से इंटरफेरेंस हो रही है। कुछ लोग कहते हैं जी अब जिस तरह अभी हम आपसे नहीं, पहले, तो इस इंटरफेरेंस का जिम्मेदार कौन है? हम बहैसियत कौम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि देखिए इस्टेब्लिशमेंट को हम अक्सर तनकीद उन पे करते रहते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट भी तनकीद इस तरह करते हैं जी, वो देखें आप भी एक सर्विस में रहे हैं, हर एक बंदे का सफ़ीर होता है। अब मैं बतौर वकील जो है वो डिप्लोमेसी को नहीं चला सकता, ठीक है, और आप एज ए डिप्लोमेट जो है ना वो कोर्ट में अपीयर होके किसी का केस परस्यू नहीं कर सकते, यही बात है ना। तो इस तरह एक यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर या प्रोफेसर है उसका काम टीचिंग करना है, उसको और कोर कमांडर लगा दिए तो वो मेरे ख्याल में एक दिन में नहीं कर सकता वो काम। तो हमारा जो आइन है आपको पता है, जो स्पेसिफिकली वो हर एक जो एग्जेक्टिव की ब्रांच है या एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है और जो जुडिशरी है, उसका एक कंटोर, उसका एक बुनियादी जो है हद खाल है वो बयान है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब उसकी ओवरलैपिंग होती है किसी भी इदारे से, तो फिर मामलात आप देखें, आप भी माशाल्लाह इतनी उम्र गुजार चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है ना जदून साहब कि जब पॉलिटिशियंस को मौका मिलता है कि जब उनकी हुकूमतें आती हैं, तो हमें लगता नहीं है कि कोई हुकूमत हो रही है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आते हैं। वो इसकी वजह ये है कि पॉलिटिशियन के एंड पे भी बहुत बड़ी खराबी है।
यही मैं आपसे जानना जी चाहता हूँ। जी, अब नहीं, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये तो कोई कहते, अब देखना पॉलिटिशियन का मतलब ये है कि हमारी जो बेसिकली जितनी पॉलिटिक्स कल्चर है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट, कि 100% लिटरेसी नहीं है। एक काम बंदे का क्या काम होता है, मेरी ट्रांसफ़र करा दें, मुझे एम्प्लॉयमेंट दिलवा दें, मेरा ये छोटा मोटे काम है। वो आपको पता है फॉरेन कंट्री में तो इस तरह नहीं होता। बिल्कुल सिस्टम है। हमारे मुल्क के अंदर जितने इदारे हैं ना, वो एज ए इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे, वो उनको मैनुअली चलाना पड़ता है डे टू डे बेसिस। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट बेचारी क्या करे? क्योंकि देखिए रियासत तो जो वैक्यूम है वो बर्दाश्त नहीं करती। अगर वैक्यूम होगा तो कोई ना कोई इदारा तो उसको कम से कम ये करे कि अपने आप को एक हद तक महदूद करे। ठीक है, जब ये लोग डिलीवर, जब देखें ना, अब SIFC बनी है मिसाल जी, के जी, तौर जी, पर, उस पर भी बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि भाई ये क्या, एक आपने एक और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना दिया है, पहले भी सारी मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं, क्या ज़रूरत है? लेकिन क्या किया जाए कि जब भी कोई क्राइसिस होता है तो आप अपने आर्मी चीफ को बाहर भिजवा देते हैं सऊदी अरेबिया और UAE के वहाँ से नहीं। अगर देखें ना, मैं बतौर वकील अगर एक काम नहीं कर सकता, मैं किसी मेजर को कहता हूँ कर्नल को कि आप मेरा काम करें, तो ये फिर मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, तो मेरे अंदर मुझे अपनी इस्तेदाद बढ़ानी चाहिए। ये तो है ना, कि पॉलिटिकल जो एज ए इंस्टीट्यूशन जो है ना, हमारी पॉलिटिक्स डेवलप नहीं हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। पॉलिटिकली पार्टीज आर लैकिंग द इंस्टीट्यूशनल बिल्टअप, वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। बिल्कुल, वो तो चाचा मामा, मेरा ये आगे रिलेशन, वो पैसे, अफराद के इर्द-गिर्द घूम जी रही जी, हैं। अफराद के इर्द-गिर्द। जब तक आपका कोई इंस्टीट्यूशन जो है इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, वो स्ट्रेंथन नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेरेंस करती है। फिर वो कहते हैं जी, तो हमारे पॉलिटिशियंस कब सीखेंगे ये बातें? बस हमारे पॉलिटिशियन तो कोई, मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो मायूसी हो रही है अभी तक, क्योंकि एक तो ये आपस में मिलते नहीं, अगर मिल भी जाए, चले नहीं मिलते लेकिन अपने अपने जो उनका दायराकार है उसमें तो ठीक हो जाए ना। लेट्स से एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहती है जी हम इस एक बेसिकली ये फंडामेंटल इश्यूज है पाकिस्तान के, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हुआ था ना एक जी, ज़माने में। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने किया, फिर उन्होंने खुद ही तोड़ दिया उसको। ठीक है, इनको फिर जब वो कंधा देते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, नहीं तो ये कंधा क्यों लेते हैं उनका? सर उनके पावर में आना चाहते हैं। वो कहते हैं देखे ना, आजकल एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, आजकल दो लफ्ज़ चले हुए हैं, एक कहते हैं कबूलियत और एक कहते हैं मकबूलियत। अच्छा, वो कहते हैं अगर इफ़ यू आर द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, स्टिल यू हैव, यू सी नॉट द एक्सेप्टेंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, यू कैन नॉट कम इन टू पावर। ये जो चीज़ है ना, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक हमारा मुल्क जो है, मेरे हिसाब में जो मेरी एक नाकस राय है, उसमें आगे मूव करना मुश्किल है। तो अगर आप देखें ना, अभी जो एक पॉलिटिकल लीडर जो है, ज़ाहिर हम पॉलिटिक्स को निकाल तो नहीं सकते, लीगल इशू भी तो पॉलिटिक्स में आते हैं सर। तो एक लीडर जो है एक पार्टी का, वो जेल के अंदर है। अभी वो इसकी ख्वाहिश है, अभी मतलब चल पड़ा है काम, कि मैं कोई बात करूं तो मैं एस्टेब्लिशमेंट से करूं, मैंने पॉलिटिशियन से बात नहीं करनी। ठीक है, लेकिन वो आपने अभी देखा है कि एक पेशावर के अंदर वो कैबिनेट की मीटिंग कहते हैं कोर कमांडर हाउस में हुई है, या वो चले लट से उनके कोल अफ्तारी के लिए चले गए, तो वो अफ्तारी जाती उम्र में भी कर सकते हैं। वो अफ्तारी जो है वो मौलाना फजल रहमान के पास भी कर सकते हैं, वो अफ्तारी पार्लियामेंट हाउस में भी कर सकते हैं, जरदारी हाउस में भी हो सकता है, जरदारी हाउस में भी, बिलावल हाउस में भी हो सकता है, बिलावल में भी हाउस, लेकिन वो नहीं करते। ठीक है, देखिए ना, जब पहले PTI की, लेकिन वो इसलिए नहीं करते ना कि उनका तो नैरेटिव सारा इनके खिलाफ था, एंटी करप्शन। सर, आप मेरा अगर ओपिनियन आपके खिलाफ है तो हम दोनों बैठे हुए बात तो कर सकते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि इनसे मैं क्या, ये तो हर रोज मुझसे एनोरो मांगते रहे, नारो मांगते रहे। वो देखना, वो तो फिर अगर मैंने इनसे हाथ मिला लिया तो फिर अवाम मुझे भी रद्द कर देगी। नहीं, वो इस तरह नहीं होता ना। अवाम ने तो किसी को चुनना है ना जी, अवाम ने उसको वोट दिया, तभी क्या है, पावर तो नहीं। फिर यही बात है कि उनका भी फिर पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही मोटिव है और एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी न किसी तरह इक़्तिदार में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, और पावर पॉलिटिक्स है, अवाम की पॉलिटिक्स तो नहीं है उन्हें। आज देखें ना, आगे आप देखें, आप एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह एक उस अपनी फील्ड में 76 साल हो गए हैं। अब हमारे साथ का मुल्क है इंडिया, बांग्लादेश है, आप माशाल्लाह कितने मुल्कों के अंदर एम्बेसडर भी रह चुके हैं। आपका तमाम मेरी आखिरी पोस्टिंग भारत में थी, भारत में देखें तो फिर देखें आपका इंडिया के अंदर उसकी देखें ना, वहाँ पे जो फॉरेन रिजर्व है कितने हैं, वो तो उसकी बात, ये छोड़ शर्म सी आती है। $600 बिलियन, और अब आपके पास $2 बिलियन नहीं है। तो आपके देखें, चाहे वो आपकी मिलिट्री रिजीम आई है, चाहे वो आपको पॉलिटिकली एक्सपीरियंस आपने किया है, वो सारा फ्लॉप हो चुका है, वो फेल हो चुका है। आज हम देखें ना, आज कल मैं परसों एक पढ़ रहा था कि पाकिस्तान जो है 40% ऑफ द पॉपुलेशन
बिलो पॉवर्टी लाइन हाँ चली गई। चली गई है जी। तो व्हाट इज़ अ कंट्री? हम ये नहीं कि अपने मुल्क को बदनाम करना चाहते, हम तो कहते हैं हमारा मुल्क जो है, हम इसकी जो पास्ट गुजर चुका है, आप भी और मैं भी यही एनालिसिस आज कर रहे हैं। अभी आपने कहा है जी, मैं जब नौकरी में आया था तो वो कहते हैं अब बड़ा क्रिटिकल जंक्चर में, तो 50 साल के बाद 40 साल के बाद फिर भी आप उसी स्टेज पे पड़ा, बल्कि उससे नीचे चले गए। उससे नीचे रहे। आज हमारे रिजर्व $2 बिलियन है। इसमें मार्शल आर्ट को भी आपने देखा है। पाकिस्तान एक ऐसा पौधा है कि जो थोड़ा सा सीडलिंग, आप सीडलिंग समझे ना, पनीरी लगती है, जरा सा ऊपर होता है, उसको उखाड़ देते हैं, फिर वो कहते हैं ये अब ये वहाँ जीरो पे चला गया है। तो इसको ग्रो नहीं करने दिया जा रहा, अब आज दिन तक इसको ग्रो नहीं करने दिया जा रहा, और आज भी इसकी ये पोजीशन है। और ये नुकसान सबसे बड़ा जो है अवाम को हो रहा है। आज हम बच्चे जो हैं, अब एक आम बंदा जो है लीड क्लास को छोड़ दें, यानी कि एक अच्छे लोग जो हैं जिनकी 5-10 लाख रुपए आमदन है, वो तो चलो बर्दाश्त कर सकते हैं। आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं ना। क्या एक बंदा जिसकी इस्लामाबाद के अंदर 2 लाख रुपए तनख्वाह है, वो सर्वाइव कर सकता है इस्लामाबाद के अंदर? नहीं कर सकता। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। तो हमारी जो हालत है वो बहुत ख़राब है। और सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं हम सब जानते हैं। वो सब आप जानते हैं क्या हालात है। वो कंपटीशन में आ ही नहीं सकते। अगर 100 में से एक बंदा आगे आ भी गया तो वो मतलब एक सर्वाइवल की जंग है हर तरफ। तो हर बंदा जो है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे कामों में लगा हुआ है। वो कहता है जी मैंने आटा किस तरह पैदा करना है। अगर मेरा बच्चा किसी फॉरेन स्कूल में पढ़ रहा है या इसी स्कूल लीड पे पढ़ा, कहता है मैंने फीस किस तरह। अब देखिए 2008 से मुशर्रफ साहब के जाने के बाद से सियासी जमातों को मौका तो मिला ना हुकूमतें करने का। पीपल्स पार्टी आई, 5 साल उन्होंने गुजार लिए। फिर अगर आप बात करें, सॉरी टू कट यू, अब ये 2018 के अंदर मेरे ख्याल में कुछ स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आनी शुरू हो गई थी। और वहाँ के अगर आप ग्रोथ रेट देखें, वहाँ के जो, अगर ये बिल्कुल अगर अनबाइस्ड एनालिसिस करें तो 2018 के हालात और आज का अगर मुआवजा करें तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो आगे चलना शुरू हो गया था। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या वजह हुई आपके अगर सामने? देखें, अगर मिसाल के तौर पर चलिए हम ये थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं साइफर की जो कॉन्स्पिरेसी थी या जो भी, इसको हम मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या सियासी एक लिहाज से आपके लिए है कि विजडम ये डिमांड नहीं करता था कि चलिए जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, असेंबली के अंदर ही हुआ ना, वो पीछे कॉन्स्पिरेसी थी, जो भी था हो था, लेकिन एक आईनी तरीके से एक हुकूमत को, एक वज़ीर आज़म को हटाया गया था। तो वो मौका नहीं था कि एक मुदब्बिराना या हकीमाना किस्म का फ़ैसला करते कि ठीक है जी हो गया सो हो गया, हम बैठेंगे असेंबलियों में, रादत दिन के पूरे सिस्टम ही को आप अप एंड कर दें। वो देखे ना, यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है उनकी जो ईगो होती है ना वो सबसे बड़ा है, और वो पॉलिटिशियन के खिलाफ है। जो अदारे इंटरफेरेंस करते हैं उनके खिलाफ पॉलिटिशियन ना बोल सकता है, अगर बोलता है तो उसके हालात आप देख रहे हैं। तो फिर वो पॉलिटिशियन को अपने अगेंस्ट एक दूसरे के कंधा दे के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना किताबों में तो CRPC में तो FIA और पुलिस होती है, ठीक है, उसमें कोई दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी तो अदालत में नहीं जा सकती, नहीं वो अपना केस पेश करते हैं। तो वो इस तरह जो पॉलिटिशियन है वो आपस में एक दूसरे को करते हैं जी ये मैं इसके खिलाफ हूँ, ये मेरे खिलाफ है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले लोगों की तकरीरें सुनने पार्टी है, वो क्या कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में कभी भी कामयाब नहीं होती अनलेस बैक्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन पहली दफ़ा हुआ था जो कामयाब हुई। नहीं, वो तो आप उनसे पूछे ना जिनके, वो तो कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर। मैं ये कहता हूँ कि चलिए कॉन्स्पिरेसी भी थी। हाँ। मेरा ये आर्गूमेंट है कि अगर इसको तदब्बराना तरीके से देखा जाता, मुदब्बराना तरीके से, तो एक्सेप्ट कर लेते। देखिए उसमें एक एग्जांपल आप ये दे सकते हैं कि 2018 में जब इलेक्शन हो गए, जैसे भी हो गए, PTI केम इनटू पावर, तो असेंबली के अंदर उन्होंने जाके दूसरी पार्टियों ने कहा जी आपने इलेक्शन चुराया है, लेकिन उन्होंने कहा जी लेट्स कम एक इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लेते हैं, हम इकट्ठे होकर चलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हम चोरों के साथ नहीं बैठना चाहते, हम आपके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। तो फिर उससे हालात ज़्यादा बिगड़ गए। फिर उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई, फिर जिन लोगों ने उसको लाया था उसके से वे हालात बिगड़ गए। तो जब वो हालात बिगड़े तो फिर ज़्यादा बिगड़ गए, तो फिर उसका अल्टीमेटली हमें खमियाजा भुगतना। तो वही है, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस का भी बहुत बड़ा नहीं, आप पॉलिटिशियन हम तो बड़ी आसानी के साथ एस्टैब्लिशमेंट को एस्टैब्लिशमेंट देखो, एस्टैब्लिशमेंट और जो पॉलिटिशियन है वो कोलिजन होती है उनके आपस में, अच्छा, अपोजिट ग्रुप के साथ। ये पाकिस्तान की तारीख है, इसको कोई डिनाई करे, कोई आर्गूमेंट करके डिनाई करे। IGI भी बनी थी और पता नहीं क्या क्या देखिए ना, एक सिटिंग रिटायर्ड DGI जाके इस्लामाबाद के अंदर ये कहता है, एफिडेविट देता है कि जी हम पैसे देते रहे। इससे बड़ी और क्या आप कह सकते हैं एविडेंस हो सकती है? एक तो एविडेंस ले आओ
वो डिनाई कर देगा जी ये मैं हमने नहीं किया नहीं किया। लेकिन एक 2012 के अंदर 1996 के अंदर उमर असगर खान केस चला, 12 साल के बाद उसका डिसीजन हुआ, 14 साल के बाद, ठीक है। तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ का निज़ाम वहाँ ही ठप हो गया। इस तरह ये काम चलता रहेगा। तो अभी जो इस वक्त हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है, जिसमें आज मैं देख रहा था बिलावल जरदारी ये कह रहे थे कि जी पीटीआई को भी अब रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, और बात ठीक है, मुनासिब नहीं है। होना चाहिए ना, देखो जी पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिशियन तो जो भी आपको है। लगता है कि पॉलिटिकल डायलॉग की गुंजाइश है इस नहीं, ऑफ माहौल कोर्स में? गुंजाइश हर वक्त होती है, इस लेकिन माहौल में खास तौर पर नहीं, माहौल तो अभी ये कि मेरे हाल में अभी कुछ इमरान खान के केसेस भी क्लोज होने के करीब सुनने में आ रहा है, कुछ खबरें आ रही हैं कि ईद के बाद कुछ जी ईद के बाद डेफिनेटली अगर 1 महीने अंदर इससे केसेस अगर रैप अप हो जाते हैं तो मेरे हाल में कुछ काम इस तरफ चल रहा है कि अभी ये ना हो कि अगर थोड़ा सा हालात ठीक हों तो ये कोई ऐसी मूवमेंट शुरू कर दें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, फिर वो लैंड ऑर्डर सिचुएशन हो, फिर आप हर DC को 144 कहें, फिर लोगों को जेलों में डालें। तो ये वाकई इस तरह फिर लात पाकिस्तान थोड़ा सा अगर चलना शुरू हो गया तो फिर ख़राब हो जाएंगे। ऊपर से आपको पता है दहशतगर्दी की लहर जो है मज़ीद तेज़ी पकड़ रही है। तो अगर इनको इस तरह करते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। तो ये बेहतर है अगर रिकन्सिलेशन हो जाती है, कोई पोलिटिकल फोर्सेज कम टुगेदर मूव ऑन करती हैं, तो ये हमारे लिए भी फ़ायदा है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी फ़ायदा है। ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट है ना, हमारी है, कोई हमारे दुश्मन, कोई हमारे दुश्मनों की तो नहीं है, बिल्कुल। तो अगर वो भी ये कोशिश करें कि अपनी कम से कम इस जितनी भी इंटरफेरेंस को कम करें और इनको मौका दें आगे। सबसे अहम रियासत है हमारी जी, बिल्कुल, बाकी तो सब चीज़ें बाकी चलती रहती है। नाज़रीन मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और वापस आकर मैं ज़रा जहांगीर जदून साहब से ये समझने की कोशिश करूँगा कि बहुत से लोग बात करते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स की, तो वो एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा इस पर इनसे इस्तेफादा करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जदून साहब, आपने पिछले सेगमेंट में जब आपने आखिरी बात की वो यही कहा कि रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, तो आपको ये लग रहा है कि कुछ फ़ज़ा उस तरफ जा रही है? इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो शायद जो सज़ाएँ मुअत्तल हो जाएं, जी लग रहा है। तो उसके बाद इमरान खान ये जो सज़ाएँ मुअत्तल हो रही हैं, आपके ख़्याल में पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग इमरान खान के साथ हो चुकी है इस मामले में कि फिर बाहर आकर फिर ये एक और तमाशा जो आपने ख़दशा का इजहार भी किया? नहीं, डेफिनेटली होनी चाहिए। उसकी वजह है कि वो आप देखा, आप हिस्ट्री मुझसे बेहतर समझते हैं कि जब भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट केसेस बनते हैं तो वो परमानेंट नहीं होते। एक जुल्फ़िकार नवाज शरीफ भुट्टो साहब का, लेकिन ज़रदारी साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ भी तक केसेस बाकी हैं। तो वो केसेस नहीं बाकी हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट बन गए, केसेस के बावजूद भी नवाज शरीफ के खिलाफ भी, इमरान खान के चलते रहेंगे कैसे। तो देखे ना, वो केसेस जिनसे आपको रुकावट है वो ख़त्म हो जाते हैं, बाकी तो हर बंदे के खिलाफ केस चलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो सज़ा होती है वो अगर आप उसको एक्विटल हो जाती है तो फिर आपका रास्ता साफ हो जाता है, आप पब्लिक। तो आप क्या अगर आप एडवाइज़र हों इमरान खान के, तो क्या एडवाइस मशवरा देंगे इस वक्त आप उनको कि जब अगर आपकी सज़ाएं भी मुअत्तल हो जाएं? मैं तो देखें जी, यही मशवरा देता हूँ उनको कि अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो एक तो पॉलिटिशियन के साथ डायलॉग करें, और मिल के जो आपके जहन में चीज़ें हैं ना, आप मिल के और अपनी गलती का एहसास करें और कहें जी मुझसे ये गलती। वो करता भी है कभी कभी, इमरान खान के अंदर है कि ये उसको जिस तरह उन्होंने कहा जी मैं तो काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा था, पीछे से आया तो मैंने भेज दिया। लेकिन जिस वक्त आप कर रहे होते हैं ना, उस वक्त आप थोड़ा सा स्टैंड लें कि ये काम मुझसे गलत करवाया जा रहा है। अगर आप पावर हंगरी हैं, आप पावर के पीछे जा रहे हैं, तो उस वक्त आप आंखें बंद करते हैं, हर काम कर देते हैं, तो फिर वो काम ज़ाहिर है आपको के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एक तो आपको जो पिछली चीज़ें हैं उनको एक हम सॉरी कह दें, अपोलोजाइज कर दें, उससे आगे मूव करने की, लेट से हम आगे सारे पॉलिटिशियन आगे मूव करना चाहते हैं। ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल है, इस पे हम जो है एग्री हैं। पॉलिटिक्स अपनी अपनी है, वो तो आप सर्विस डिलीवरी में बिलीव करते हैं, आपके अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, उसी को ही रिवाइव कर दें, उसी को रिवाइव करें, नया चार्टर बना लें, नया चार्टर बना लें, इकोनॉमी बना लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना लें, सिक्योरिटी इश्यूज उसमें ले आए। बेशक देखो ना, अब देखो फॉरेन पॉलिसी इश्यू, देखो फॉरेन पॉलिसी में भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल डेफिनेटली आप नहीं होता है, सिक्योरिटी में भी डेफिनेटली। हमारे मुल्क का ये जो सिस्टम है, इसमें ये चीज़ें आप निकाल नहीं सकते, देखे ना। अब लेकिन मसला ये है कि अब जो डिप्टी कमिश्नर का काम है उसको वो करने दे ना। अब वो बॉर्डर पे जाके तो काम नहीं कर सकता ना, ठीक है, उसको वो काम करने दे। जो पुलिस का काम है उसको पुलिस की, आज दिन तक पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स जो है ना, अब एक आप बिलीव कर सकते हैं कि ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंसाफ दे सकता है बंदे को? वो नहीं दे सकता। हमें किसी देखे पुलिस से तो खौफ आना शुरू हो जाता है जब वो आते हैं, रात कि हमें एतमाद हो कि जी हम आपको अपना मुतालबा लेके जाएंगे, कंप्लेंट ले गए कि कोई वहाँ पे
कोई हमारी ग्रीवियंस रिड्रेस हो गई, नहीं होता। खौफ है आज भी थाने के अंदर जाने में, एक सफेद पोस्ट बंदे को खौफ है कि मेरे से पता नहीं क्या मामलात वहाँ पे कर दे। अदरवाइज जो आप बाहर के लोग थानों में जो लोग जाते हैं बड़ी खुशी से थाने को देखने के लिए जाते हैं। अच्छा, ये खबरें आजकल मिल रही हैं कि जी PMLN के अंदर कोई दरारें पड़ गई हैं, तो क्या आपके पास कोई खबर है? नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं आजकल? नहीं, दराड़े का मतलब है कि थिंकिंग तो हर बंदे की अपनी अपनी होती है ना। कोई हर पार्टी के अंदर ये हिसाब है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी दराड़ें तो नहीं पड़ती। ज़ाहिर एक पार्टी होती है वो जहाँ पे मेजॉरिटी लोग होते हैं या डिसीजन होता है उसी को फॉलो करते हैं। ये तो लोग कहते हैं दराड़ें पड़ जाती हैं, कोई एक बंदा इधर चला गया दूसरा उधर चला गया, वो होता रहता है तोड़ फोड़ आस्था। अब हर बंदे का अपना खबर है कि नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद? ये मुझे नहीं कोई आइडिया कि वो, क्योंकि मैं आई एम नॉट स्पोक्समैन फॉर द PMLN। नहीं, आपके पास खबरें तो होती होंगी। नहीं, खबरें उस तरह की हम तो अपना वो लीगल साइड पे की ज़्यादा देखते हैं, लेकिन चले जाएंगे फिर आ जाएंगे। कोई इज अ फ्री सिटीजन, कैन गो एंड कम बैक, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह उनकी सोच थी उस तरह तो हालात नहीं हुए, उस तरह नहीं हुए। डेफिनेटली वो तो अब डिसहार्टेंड है मेरे ख्याल में। नहीं, ऑफ कोर्स देखो ना, वो एक जो उनके साथ ज्यादती हुई है या अभी रियलाइज लोगों ने कर लिया कि हमने ज्यादती की है, क्योंकि वापस तो वो आए थे इसी उम्मीद से कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वो उसका पार्टी का यही था कि जी ये 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अब एक पार्टी की ये भी राय है कि उनको जानबूझ के करवाया गया है एक जगह से, और दूसरी जगह से भी कोई ऐसा मतलब मैनेज क्या कह सकते हैं हम किया गया है कि वो बोल ना सके या कुछ ना कर सके। अच्छा, अब थोड़ा सा जुडिशल रिफॉर्म से बात करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब तक जुडिशरी को आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, रिफॉर्मेशन नहीं आएगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के लोग बस वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। तो क्या असल वे है क्या? जुडिशल रिफॉर्म्स क्या हैं? देखें, रिफॉर्म्स तो हर एक सिस्टम में हर वक्त रिफॉर्म्स की गुंजाइश रहती है। ठीक है, इस स्टूडियो में भी आप थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करें तो आप इसको भी हाँ कर सकते हैं। हालांकि आप हो सकता है कितने अरसे से हमें बैठे, वो तो गुंजाइश रहती है। असल चीज़ है कि जुडिशरी के अंदर के जो लॉ बनाते हैं उसको आपने इम्प्लीमेंट किस तरह करना है जुडिशरी की हद तक, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन फिर एग्जीक्यूटिव ने करनी होती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप डिसीजन देते हैं, आप जजमेंट देते हैं, तो उस पर क्या असर होता है क्या नहीं होता। और विद इन द जुडिशरी जो है वो इसको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हमारा जो बैकलॉग है केसेस का, हम एक आम बंदे को इंसाफ किस तरह दें, जल्दी दें, ताकि उसको हमारे सिस्टम के अंदर ट्रस्ट हो, हमारे सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंस हो एक आम बंदे को। लेकिन अगर जजेस की तादाद इतनी कम है तो किस तरह ये होगा? सर, अमेरिका में कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? मुझे लाइफ नो जजेस हैं ठीक है पूरी सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के अंदर। असल प्रॉब्लम तो लोअर जुडिशरी का है। लोअर जुडिशरी का, लेकिन देखें ना हमारा असल केस बनते क्यों है? एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जब काम ठीक नहीं होता तो केस होते हैं ना। लिटिगेंट क्यों आता है आपके पास? अब इस्लामाबाद के अंदर 60% लिटिगेशन हाईकोर्ट के अंदर CDA की है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 60% लिटिगेशन हाईकोर्ट जो है वो टैकल कर रही है रोजाना। ज़मीनों के केस है, कंपनसेशन नहीं है, इधर हो गया प्लाट का नहीं, मतलब ये जितनी लैंड के मामलात है इस्लामाबाद के अंदर तो सारे लैंड किसके पास? CDA के पास है, एक्वायर की हुई है। ठीक है, चंद देहातों के अलावा। तो उसके सबसे ज़्यादा इशू जो है वो CDA के अंदर। अब एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है अगर वो सही काम करे तो लिटिगेशन कम हो सकती है। देखिए इस्लामाबाद के अंदर तो क्राइम इतने ज़्यादा नहीं है ज़रूर है, लेकिन कंपेरेटिव टू अदर सिटीज़, आप पिंडी देख लें या अटक चले जाएं या कराची चले, तो उसके हिसाब से इस्लामाबाद के अंदर क्राइम रेशो कम है। ठीक है, अब उसका फिर लिटिगेशन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अब आपने इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान की, अभी आपसे आप हमने डिस्कशन किया, आप किसी भी दायरे के चले जाएँ उसका सिस्टम अपना कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में देखें, फाइल यहाँ से उस टेबल पे जाते हुए कितना टाइम लगता है। एक तो यह है कि आप जिस तरह अभी डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ रहा है तो कुछ चीज़ें तो तेज़ हो गई हैं, व्हाट्सएप आने से, ईमेल से चीज़ें मूव ऑन हो रही। पहले ज़माने में हम फैक्स करते थे, फिर बड़ा मुश्किल से ये होता था वो होता था, सारा दिन करते रहते थे फ़ोटो कापी स्कैनिंग। अभी वो चीज़ें तो अगर जो बंदा काम करना चाहे तो उसकी स्पीड अब कम अज़ कम जो डिजिटलाइजेशन है उससे बढ़ चुकी है। तो इस तरह एक तो है कि आप जितना भी हो सकता है कि पेपरलेस करें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अच्छा, पहले ज़माने में जो हमारे लॉ कॉलेजेस हैं उसमें पहले वहीं से लोग आते हैं ना वकालत की तरफ। जी बिल्कुल। तो जो हमारे कॉलेजेस हैं, यू थिंक के देयर अप टू द मार्क, सही वहाँ पे जो तालीम का निज़ाम है कानून का वो सही है या उसमें नहीं? वो उस तरह मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक है। आपने पेशावर से क्या? जी उसमें ये इशू है कि जब से प्राइवेट कॉलेजेस आए ना तो मशरूम ग्रोथ हो गई वकीलों की, जगह जगह कॉलेजेस बने हुए हैं। अब उन्होंने थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की 2018 में जजमेंट आई
तो उन्होंने बार काउंसिल को एक पावरफुल उन्होंने दी, अपनी की कमेटी बन गई कि कौन से कॉलेज रिकगनाइज होंगे। अब पहले आपको पता है आपके ज़माने में LLB 2 साल का था, फिर 3 का हुआ है, फिर अभी 5 का हो गया, ठीक है। तो अभी कोई इसमें बेहतरी आ रही है, ठीक है। अभी काफ़ी हद तक जो है ना अभी उनका टेस्ट भी होता है 5 साल मैट्रिक के बाद या FA नहीं के नहीं बाद? FA के बाद, जी। तो अभी उनका जो है वो एग्ज़ाम भी होता है, इंटर होने के लिए प्रोफेशन में भी होता है, बार काउंसिल भी एग्ज़ाम लेती हैं, अभी फ़िल्टर हो रहे हैं, लेकिन ये टाइम लगता है ना। तो जो इस प्रोफेशन के अंदर पहले सिचुएशन हो चुकी है ना, अब किसी हद तक उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कि कॉलेज को भी रिकगनाइज किया जा रहा है, कॉलेज की इंस्पेक्शन भी की जा रही है, लेकिन बहरहाल क्योंकि एक इम्प्रेशन ये भी था कि भाई जिसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता वो तो वो लॉ कॉलेज में या चले उस्ताद बन जाता है या वकील बन जाता है। ये तो भी अभी थोड़ा सा इसमें बेहतरी आ रही है। अब लोग शायद वाकई वकील बनना चाहते हैं, एक इंस्पिरेशन उनको कहीं से नहीं इंस्पिरेशन क्या होता है कि ये एक प्रोफेशन है जिसमें आप कि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मतलब आप अगर वकील बन गए तो गवर्नमेंट सर्वेंट तो आपको पता है कि सेक्शन अफसर है, तो वो डिप्टी सेक्रेटरी से बात करेगा तो बड़ा डर के बात करेगा। तो देखिए दुनिया भर में तो अच्छा प्रोफेशन है, बड़ा ज़बरदस्त। इसमें अभी लोग काफ़ी अच्छे लोग आ रहे हैं जब से ये पिछले तकरीबन 5-10 सालों से जो नई लॉट आ रही है, तो इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट आई है इस प्रोफेशन में भी। लेकिन मैंने तो जब सच्ची बात है, अगर मुझसे अगर आप ऑनेस्टली, जब मैंने पहली एक लाइव नशर देखी सुप्रीम कोर्ट की, एक अब मुझे याद नहीं है वो क्या था, केस क्या था, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा इतना इत्मीनान नहीं हुआ देख के जिस तरीके से हमारी कोर्ट में कार्रवाई हो रही थी, जिस तरह हमारे ऑनरेबल जजेस कर रहे थे। देखिए दोनों साइड से ना जजेस भी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर असल में जो सारा पॉलिटिसाइज लग रहा था कि हर कोई पाकिस्तान के अंदर देखें जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन कल्चर है ना, ये टोटली डिफरेंट है बाकी दुनिया से। एक दिन में मुख्तलिफ है। हाँ जी, एक दिन मैंने हाई कोर्ट के एक जज से पूछा, मैंने कहा आपको गुस्सा आता है? कहता है मैं इंसान नहीं हूँ। तो मुझे भी उस तरह गुस्सा आता है, हालांकि जज को जब गुस्सा आ गया वो फैसला ही ठीक नहीं कर सकता। तो इसमें ये मसला है ना, हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ है कि हम वकील भी हम अपनी जो चीज़ें पर्सनल है ना उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मेरे साथ किसी ने ज़्यादती की है 10%, मैं 20% कोशिश करूँगा कि साथ ज़्यादती हो, मैं 10% पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं क्या इसको छोड़ना नहीं है मैंने। मतलब अपने प्रोफेशन को अपनी ज़ाती जो रंजिश है उनसे अलग नहीं कर सकते। जुडिशरी में भी ये काम चल रहा है। अच्छा, देखिए ना, अगर एक जज के साथ एक वकील की थोड़ी हार्ट अटैक हो जाए तो उसका तो केस खारम, कभी उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। रियली? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो फिर तो आप लोग जजेस को भी बड़ा खुश रखना चाहते होंगे। ऑब्वियसली अगर आप देखें ना, प्रैक्टिस एक जो डेली वकील प्रैक्टिस करता है उसकी प्रैक्टिस जो है वो उसको बड़ा ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। वो उसको बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि जज मुझसे नाराज़ ना हो जाए, खफा ना हो जाए, मैंने आना है रिलीफ लेना है। मतलब रिलीफ भी आप एक उसको ऐसी उस चीज़ की आप खुशामद में एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उसको इस तरह करके आप रिलीफ लेते हैं कि बिल्कुल एज ए राइट जो है नहीं वो कोई चीज़ ऐसी दे रहा है जो आप बड़ी फेवर कर रहे हैं। जिस तरह देखना आप कहते हैं कि आपके ड्यू राइट्स हैं, अब बाहर के मुल्कों में तो इसका पाकिस्तान का कंपैरिजन आप करें कितना फ़र्क होता है वहाँ पे। वो तो कोई उसमें आपको एहसान तो नहीं करते आपका राइट देगा, यहाँ तो आपका अपना राइट लेना भी जो है जो बंदा दे रहा है वो भी एहसान समझते हैं। अच्छा, जो बार काउंसिल्स हैं हमारी, इनका और जुडिशरी का क्या किस तरह ये इंटरेक्शन इनका होता है? बार काउंसिल जो है ना, उसमें सबसे बड़ी जो मेरे ज़ाती इसमें मेरी ओपिनियन है और ये बड़ी मतलब रीजनिंग पे बेस है। हमारी 2 बॉडीज़ होती हैं, एक हमारी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, और एक हमारी होती है बार एसोसिएशंस। ओके। जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं उनको कहते हैं बार काउंसिल्स। ओके। वो आपको लाइसेंस भी देती हैं, वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकती हैं, वो सारा कुछ कर। हमारे एक होती है बार एसोसिएशन जो 1 साल के लिए तमाम, वो छोटी सी बार से लेकर तहसील बार, डिस्ट्रिक्ट बार, फिर हाई कोर्ट बार, तो वो बार एसोसिएशन जो है वकीलों के एक मतलब है ऑर्गेनाइजेशन टाइप होती है, उनके इलेक्शन होते हैं साल के साल। तो बार काउंसिल के भी तो इलेक्शन होते हैं? बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं 5 साल तक। 5 साल। अब ये है कि अब वही बंदा बार काउंसिल का मेंबर बनेगा, वही बार का प्रेसिडेंट बन जाएगा। अच्छा, मतलब वो मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन में, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एसोसिएशन और काउंसिल। अब ये इस पर कोई चेक नहीं है कि अगर आप बार काउंसिल के मेंबर हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट क्यों किस तरह बन सकते हैं, क्योंकि जो बार एसोसिएशन है उस पर स्टैट्यूटरी बॉडी का चेक होता है कि अगर आपने बार एसोसिएशन को कोई मामला आ गया है, कोई केस आ गया है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, तो वो अपने बार काउंसिल ने करनी है। लेकिन यहाँ पे जितनी बार काउंसिल होती है वो बार एसोसिएशन के साथ इस तरह होती है कि बिल्कुल कोई पता नहीं चलता कि ये बंदा ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट भी बना हुआ है और बार काउंसिल का मेंबर भी है। इस पे एक जो है ना बड़ा सख्त किस्म का लॉ हो या कोई रूल्स बने कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको ख़त्म किया जाए। स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो अबव द
वकीलों के ख़िलाफ़ एक्शन करती है वो। अगर आपने स्टेचुटरी बॉडी के इलेक्शन करवा के अपने वोट लेके फिर उन्हीं वोट को प्रोटेक्ट करना है तो फिर आप उस तरह से इस प्रोफेशन को डिसिप्लिन नहीं कर सकते। चलिए नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और फिर वापस आते हैं और सिलसिला जो गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जज़्म साहब, आपका ताल्लुक़ पेशावर से है या नहीं? हरीपुर से, सॉरी आपने बताया हरीपुर से आपका। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन लॉ कॉलेज कौन सा आप समझते हैं? अब उसमें तो इसकी देखें एक ये भी डिफिशेंसी है कि कैटेगराइज होनी चाहिए। तो अभी जो प्राइवेट सेक्टर में तो लम से ज़्यादा जो है वो लम का लॉ स्कूल है, वो अच्छा वन ऑफ द बेस्ट स्कूल जी इन पाकिस्तान। और जो पब्लिक सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में तो मतलब खैबर लॉ कॉलेज, खैबर लॉ कॉलेज भी अच्छा है। यूनिवर्सिटी ऑफ जो पंजाब है वहाँ का भी जो कॉलेज है वो अच्छा है। पब्लिक सेक्टर में तो आप एक बिग सिटी में जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज होता है तो KPK में तो जो खैबर लॉ कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में वो बड़ा ओल्ड इंस्टीट्यूशन है और बड़ा अच्छा कॉलेज है। तो इस तरह पब्लिक सेक्टर में तो पहले जो इस्टेब्लिश हुए हैं वो भी ठीक है, लेकिन अभी जो जिस तरह मैंने आपको बताया प्राइवेट कॉलेज जो बन गए तो उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट कर ली और बड़ा मशरूमिंग ग्रोथ हो गई कॉलेजों की, तो उसमें थोड़ा सा फिर इस पे। अच्छा, आप PTI ने ये जब बानी कायद जो तहरीक इंसाफ के थे ये जेल हो गया तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि जी जो हम अपने कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े करेंगे ज़्यादातर वो कला होंगे, क्योंकि वो कला के ख़िलाफ़ ज़रा एक्शन लेना, ये इन्होंने पब्लिकली कहा है कि हमारी स्ट्रेटजी यही है कि हम वो कला को टिकट दें। वो उन्होंने किया है वाकई, उन्होंने बिल्कुल। तो उससे क्या फ़र्क तो नहीं पड़ा, कोई ख़ास या फ़र्क पड़ा? नहीं, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। अच्छा, उससे फ़र्क ये पड़ा है कि आप PTI देखें, एक तो जहाँ पे कैंडिडेट खड़े नहीं हो सकते वो कला को खड़ा कर दिया है। 2-4 केसेस ऐसे वो समझते हैं कि हमें हमारी जीत थी लेकिन हमें हराया गया है, लेकिन अदरवाइज तो पार्टी को उन्होंने बहुत सपोर्ट दी है। वरना तो पार्टी का जिस तरह से आप देखें रिजल्ट देखें ना, KPK में उन्होंने किस तरह किया बैक, वरना तो जो उनके जो लोग असेसमेंट करते हैं उनके मुताबिक तो परवेज़ खटक को वज़ीर आला बना के बैठे हुए थे कि परवेज़ खटक वज़ीर आला बनेगा और आज़ाद लोग, ये हमने भी सुना था, फजल रहमान साहब बड़े नला थे, वो तो परवेज़ खटक को वज़ीर आला बना के बैठे हुए थे और बाकी आज़ाद जो है अरकान है उनको कैबिनेट बना के बैठे हुए थे। PTI का तो उन्होंने सोचा ही नहीं था ये काम हो जाए, इसीलिए तो उन्होंने अब समझ लिया है कि यार ये हालात इस तरह नहीं चल सकते, हमने जो असेसमेंट की है वो सारी गलत हो गई हमारी। अच्छा, आप समझते हैं कि वकीलों को सियासत में आना चाहिए? दुनिया भर में तो आते हैं और मेरे ख्याल वकील देखें पॉलिटिक्स से अलग हो ही नहीं सकता। वो एक दफ़ा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने कहा जी ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो वो चीफ जस्टिस था गुलजार अहमद, तो उन्होंने कहा जी ये कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, उन्होंने कहा जी ये सारा ही पॉलिटिक्स है, तो मैं इससे कहाँ से इधर लाऊं या किधर करूँ, ये पॉलिटिक्स। तो वकील जो है वो पॉलिटिक्स के बगैर रह नहीं सकता। उसकी वजह होती है कि उसके पास इल्म होता है, सोसाइटी में उसका एक मकाम होता है, वो बात कर सकता है। तो पॉलिटिक्स वकीलों से ज़्यादा बेहतर कौन कर सकता है? ठीक है ना, लेजिस्लेशन वो कर सकते हैं, उनको पता होता है ना कानून पढ़ा एक होता बंदा है। आप देखें ना, ठेकेदार उठा के MNA बना दें, ठीक है, कोई बिजनेसमैन उठा के MNA बना दें, कोई प्रॉपर्टी टाइकून को आप MNA बना दें, तो उसको लेजिस्लेशन का क्या पता, वो तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ सकता, वो तो प्रॉपर किस तरह लेजिस्लेट करेगा। अच्छा, भुट्टो साहब वकला की तो एक देखें दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने रूल किया वो बड़े लीडर बने, उनमें जो है 90% तो वकला थे। दैट इज़ करेक्ट। अच्छा, ये जो भुट्टो साहब का कहा कि जी ट्रायल जो उनका हुआ था फेयर नहीं था, ये था, तो इसकी क्या अहमियत है आने देखें वो यही उम्मीद है ना कि जिस चीज़ जब इस तरह 6 जजों ने ख़त लिखा है तो आप एक फ़ैसला जो है वो बाई हुक और बाई क्रुक करा लेते हैं जी, के प्रेशर डाल के ज़बरदस्ती करा के, तो फाइनली उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? आप 44 ईयर के बाद आप कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, तो फेयर ट्रायल इसका मतलब नहीं है तो आप उनके साथ ज़्यादती की है, तो आप इसका मतलब जिन्होंने फेयर ट्रायल नहीं किया अभी तो उनका ट्रायल होना चाहिए था, लेकिन वो तो अगर हयात नहीं है तो क्या किया जाए? यही बात है ना। तो अभी उस जो करेक्टिव मेजर भी लेने हैं आपने जल्दी करें। ये रेफरेंस देखें ना, 16 साल तो मेरे ख्याल में ज़्यादा 16 साल से भी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा रहा। ये जुडिशरी की नाकामी है सबसे बड़ी, कि आप एक चीज़ पड़ी रहती है, आप एक मतलब एक पर्सनली अभी काजी फैसल साहब आए ना आते तो हो सकता है फिर भी बड़ा रहता। तो ये बड़ा है ना कि एक पर्सन भी बड़ा मैटर करता है सिस्टम के अंदर, कि एक बंदे ने एक चीज़ उठा ली दूसरा नहीं उठा रहा था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी एक और गलती करने जा रहे हैं, जिस तरह भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ था, इस तरह जो इमरान खान है उसको भी फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। इमरान खान का तो उस तरह का कोई जुडिशियल मतलब है उसका मर्डर का ट्रायल तो नहीं कर रहे कि उसको कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर दे भी गए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक दिन देते हैं उस दिन सस्पेंड हो जाती है। लेकिन वो साइफर के केस में लोग कह रहे थे ना कि वो ख़त्म हो, साइफर केस जो है वो सजा भी सस्पेंड हो जाएगी, या हो सकता है साइफर का केस। आप साइफर को बेहतर समझते हैं मुझसे। नहीं, मैं
उसमें तो वाकई ऐसी इतनी सजा तो नहीं मिलती कि आप किसी को तख्तेदार पे लटकाएं 14 साल। तो वो उसमें जो लूप होल रहे थे ना ट्रायल में, अब देखें ना ऑनेस्टली, विदाउट एनी मतलब आप ज़्यादा साइफर को समझते हैं कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, और जिस तरह केस बनाया गया आप उसको ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो उसमें जो सज़ा हुई है मेरे ख्याल में जज से ज़्यादा आप साइफर को समझते हैं। नहीं, साइफर तो चूंकि मैं खुद लिखता रहा हूं, यही मैं कहता हूँ ना, जज से ज़्यादा आप साइफर को समझते हैं। का पता है तो अभी आप ये इस नतीजे पर पहुंच आए कि साइफर अगर गुम भी गया था तो उसकी कॉपी गुमी है, ओरिजिनल साइफर तो फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है। नहीं, कॉपी होती नहीं उसकी, ये भी कर लेते हैं, चलो जो भी बना लेते हैं, कर ही नहीं सकते कॉपी। तो फिर क्या चीज़ गुमी है? साइफर के मुख्तलिफ, आप यूं कह लीजिए कि एक साइफर होता है, उसके मुख्तलिफ कॉपीज अब कह लें, कॉपी होती नहीं है, नंबर होते हैं उसके। लेकिन बट यू कैन मतलब है उसका 1 से 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, या 3 कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। लेट्स से साइफर इसको कह दे, लेकिन एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल कोई सब ओरिजिनल होती है, सब ओरिजिनल होती है। तो फिर तो अगर एक गुम जाए दूसरा आपके पास मौजूद होता है, तो फिर उसका मतलब ये करेक्ट। वो यही कह रहे हैं कि ओरिजिनल साइफर या जो ओरिजिनल चीज़ है या जो कॉपी भी है। ये तोशा खाना का जो केस है या जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, जो आपके पास क्रिमिनल केस होते हैं ना, वो आपने बनाने होते हैं प्रोसिक्यूशन बिहाइंड एनी रीजनेबल डाउट। जब आप किसी भी शख्स पे, इवन पॉलिटिशियन पे जो आप जल्दी में केस बनाते हैं, जिसकी आप प्रोसिक्यूशन जेल में करते हैं, तो ऑब्वियसली एक रीजनेबल माइंड के अंदर, ये न्यूट्रल माइंड है, उसके अंदर जहन के अंदर ये बात आती है कि आपका ट्रायल फेयर नहीं हो रहा। ओके, देखिए ना, एक जज को आप जेल के अंदर लेके जा रहे हैं, कहते हैं वहाँ पे ट्रायल करो, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑप्टिक्स ही ठीक नहीं है। फिर नहीं, आप जो लोग उनको लेके जाते हैं, हर एक दुनिया के बंदे को पता होता है कि इसके पीछे कोई और फोर्सेज हैं जो बंदे को जेल में लेके जा रही हैं। मिसाल के तौर पर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक कंटेम्प्ट का मैटर था, मैं पर्सनली उसके बड़े, हालांकि मेरे काफ़ी मतलब बड़े क्लोज मेंबर जो है मेरा, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट भी है, बड़े दोस्त भी हैं, तो मैंने उनको मशवरा दिया, यार जेल में आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं जाना चाहिए, आपको अच्छा नहीं लगता ना कि आप इतना बड़ा एक बॉडी, आपका स्टेटस है, तो आप जेल। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब सदर बन गए हैं, और आसिफ जरदारी साहब की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो सबके साथ, सबको साथ लेकर रिकंसिलिएशन, तो आप समझते हैं कि उनका बहैसियत सदर शायद वो अपना किरदार कोई इस मामले में निभाएं? आप देख रहे हैं कोई पॉसिबिलिटी आपको है? नहीं, जरदारी देखें साहब के चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है, ठीक है। उसमें एक ये है कि जब वो पहले भी प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने 18th अमेंडमेंट उसकी वजह से बनी, खैबर पख्तूनख्वा का नाम उनकी वजह से हुआ, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। बाज़ का तो गुस्सा हर बंदे को आ जाता है, इस तरह मैंने अभी जज साहब की मिसाल दी आपको, लेकिन उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चलना जानता है सियासी कुव्वतों के साथ भी, जो मुक़्तदर हल्के हैं या दूसरी कुव्वतें उनको साथ भी मिला के, तो उसके अंदर ये एक चीज़ है कि वो आगे लेके जा सकता है मुख्तलिफ सोच के लोगों को। तो आप समझते हैं कि शायद कुछ वो इनिशिएटिव ले सकें इस मामले में? मेरे ख्याल में वो इनिशिएटिव ले सकता है, बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर को भी थोड़ा कन्विंस कर लें कि जाने दीजिए, थोड़ा से मामलात को ठीक करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी जाने ही देना है, जब उधर से झंडी मिल जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर बेचारे ने तो कुछ भी नहीं करना। अगर नवाज शरीफ साहब ने झंडी ना दिखाई तो फिर? अब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते, वो भी तो एस्टैब्लिशमेंट है ना जी। वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट से, वो अपने तौर पे एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन अभी उनका इतना उसमें मेरे ख्याल में रोल नहीं है, रोल नहीं रहा हुकूमत में, आप समझते हैं? मतलब ना शहबाज शरीफ साहब इज कॉलिंग द शॉट्स, एग्जैक्टली, यस, नॉट नवाज शरीफ। बिहाइंड शहबाज शरीफ समबडी एल्स इज कॉलिंग द शॉट। व्हाट अबाउट मरियम नवाज? वो तो बाप को तो अपना एक उसका, जहाँ तक पंजाब की पॉलिटिक्स है या पंजाब की एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, असल चीज़ तो पंजाब ही की है ना जी। लेकिन असल जो है ना जी, देखो पंजाब के अंदर ये है ना कि अब आप मिसाल के छोटी सी आपको मिसाल दो, जेल के अंदर किसकी जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो मरियम नहीं कर रहे। अच्छा, हालांकि वडियाला में है, पिंडी में है, लेकिन नहीं, देखे ना, वो पावर ही नहीं है ना। एक आपकी एक लाइन उन्होंने खींची हुई है कि जी आप यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से आगे नहीं आपने आना। वो चाहे फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, चाहे वो कोई जेल है, चाहे वो कोई कैदी है। अब हम उसका ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करना चाहते, लेकिन एक लाइन वहाँ पे लगी हुई है कि इससे आगे जो है ना वो नहीं आना। तो देखिए, अब आज 27वीं शब भी है, लैलतुल क़दर भी है, मतलब पॉसिबल है कि आज लैलतुल क़दर हो, कहा यही जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन तमाम हालात को सामने रखते हुए? हम तो देखें जी, आप भी माशाल्लाह उम्र हो गई है, हमारे भी थोड़े से, चलो आपसे कम है थोड़े से, दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हालात बेहतर करे। खाली दुआओं से काम तो नहीं चलता ना, और हर शख्स पर्सनली अपने आप को अपने आप से शुरू करे। जी, सबसे बड़ी बात ये है
कि वो अपने आप का अपना एहतसाब करे, एहतसाब करे, एनालिसिस करे कि जी हमें क्या करना चाहिए और हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें एक छोटी सी लालच के लिए एक बहुत बड़ा एक जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए या एक गलत काम या की रियासत के जो मफादात हैं हाँ जी, उनको अपने आप से ऊपर रखें। नहीं एज ए देखें, आज दिन तक पाकिस्तान को एज ए पाकिस्तान कंसिडर नहीं करते। पावर पॉलिटिक्स क्या होती है कि आपने पाकिस्तान को नहीं देखना, अपनी पॉलिटिक्स को देखना है। जब आप अपनी पॉलिटिक्स को देखेंगे कि मैं इस तरह हो जाऊंगा या मेरी पार्टी इस तरह हो जाएगी, फिर उस वक्त आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर सकते। देखिए वो पाकिस्तान की खिदमत इन हालात में पॉपुलर जमात नहीं कर सकती। वो कहेंगे जी ये काम करो, आपने अगर पेट्रोल महंगा करना है, आपने दूसरी चीज़ें, अब गैस पेट्रोल हर चीज़ ही महंगी हो गई है, तो उसमें आप हो सकता है पावर पॉलिटिक्स जो है, फिर पावर पॉलिटिक्स जो है पॉपुलर पॉलिटिक्स के साथ क्लैश करती है। चलिए बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। थैंक यू और बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।